नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत की भूगोल और विश्व भूगोल को साथ में लेके हुए चल रहे हैं। आज के वीडियो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे। उसके साथ जो करंट अपडेट होगा जिसमें फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट के अंतर्गत क्या था, कुछ पॉइंट्स हम लोग उसमें भी विस्तार से समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति है किस प्रकार के वन, भारत की, ठीक है ना, भारत की प्राकृतिक स्थिति के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, अभी 2019 में एक रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो उसमें क्या डेटा थे, कुछ डेटा मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा भी आप लोग अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी था कुछ कॉमन डेटा है वो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो भारत में टोटल वन है, अभी उन्हीं वनों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन टोटल वन है जो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर वन और वृक्ष इन दोनों का अगर टोटल एरिया कवरेज की बात करें तो वो है 24.56%। तो भारत में टोटल वनों की और वन और वृक्ष दोनों का अगर वनावरण और वृक्षावरण को कंबाइंड बात करेंगे तब तो है 24.56, लेकिन अगर बात करेंगे वन आवरण की तब तो है 21.67, और वृक्षावरण की बात करेंगे तब, ठीक है ना, वन और वृक्ष। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वनावरण कितना है 21.67 और वृक्षावरण कितना है 2.89। तो इन दोनों को डेटा ये ऑनलाइन एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है वन क्षेत्रफल में वनावरण में वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर वनावरण की बात करें, सबसे ज्यादा वनावरण इससे रिलेटेड दोस्तों 2020 में 2019 में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सीधा इसी पर बेस्ड था ये। सर्वाधिक वनावरण किसमें? प्रतिशत के रूप में। अब सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल में, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कैसे? अभी देखते हैं। जो सर्वाधिक वनावरण की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2019 में, तो उसमें ये पूछ लिया गया स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन, मतलब उसमें इसको क्रम वाइज बैलेंस करना था, बढ़ते क्रम में छोड़ घटते क्रम के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, तो उस प्रकार इसको बैलेंस करना था। लेकिन नॉर्मली उसी 2019 में था, करंट का क्वेश्चन था एक तरीके से, क्योंकि 2019 में इसके 4-5 महीने एग्जाम हुआ था, उससे 3-4 महीने पहले शायद रिपोर्ट आई थी है, उसी में से ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से उठ गया है। सब लोगों ने यहाँ गलतियां की होगी क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा। क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वनावरण का क्षेत्रफल है और वनावरण का जो प्रतिशत है, तो अगर प्रतिशत में बात करेंगे तब तो आप लोगों को मिजोरम का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है, ध्यान रखना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है ना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में आप लोगों को सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में, ये ध्यान रखना। प्रतिशत और क्षेत्रफल में कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रतिशत में पूछे तब तो ये होगा, अगर सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल में पूछे, ध्यान रखना क्षेत्रफल और प्रतिशत में फर्क होता है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एमपी में सर्वाधिक है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कहां पर है? मिजोरम में। इसके आगे अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, और ये क्रम याद रखना दोस्तों, क्रम ये इसमें क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चन बने नहीं बने, बट बढ़ते और घटते क्रम में आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, किसमें सर्वाधिक वनावरण है? एमपी में, फिर किसके? अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा में, फिर महाराष्ट्र में। इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा है, अभी मैं अवेलेबल कराना मुश्किल है, ठीक है ना। अब आगे आज हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। भाई ये तो हो गई फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट हो गई, जिसमें हम लोगों ने जान लिया कि कितना वनावरण है, कितना वृक्षावरण है, क्योंकि इसी से रिलेटेड था, सोचा बता दिया जाए, ठीक है ना। इसमें हम लोग भारत की बात करें तो ये आपके सामने पूरा मैप बना है दोस्तों। इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे कि भाई ये जो भारत के प्राकृतिक स्थिति के अनुसार कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। प्राकृतिक स्थिति में मतलब ऑफिशियली बांटा नहीं है, लेकिन प्राकृतिक स्थिति आप लोगों को पता है भारत के उत्तरी इलाकों में अलग है, दक्षिणी इलाकों में अलग है, पश्चिमी, पूर्वी, आप लोगों को वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उनकी प्राकृतिक वनस्पतियों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कहां से? ऊपर से। जो हिमालय वाला जो इलाका है, यहाँ पर आप अपन लोगों ने हिमालय की बहुत सारी चोटियां भी पढ़ी, हिमालय के विभाजन को भी पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उनके बारे में अगर बेसिक समझना है, हिमालय की उत्पत्ति हो, तो उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
अब आ जाते वापिस, सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम लोग पर्वतीय वन, जो पर्वतों पर पाए, समझ रहे हैं ना, नॉर्मल ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर होगा। आपको पता है कि ये वाला जो भाग है ये पूरा अपन का ऊपरी इलाका है। ये कौन सा भाग है, ये है हिमालय पर्वत का भाग है, हिमालय पर्वत है तो पर्वतीय वन, समझ रहे हैं ना। पर्वतों पर जो उपस्थित वन होते हैं वो उन्हें पर्वतीय वन कहते हैं, लेकिन इसके अलावा पर्वतीय वन को शीतोष्ण सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन भी कहते हैं पर्वतीय वन को, ये ध्यान रखना है। इसमें अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहले तो आप लोगों को ये जो मैंने ग्रीन कलर में बना रखा है ना, ये पर्वतीय वन की विशेषताओं में ध्यान रखना। ये ग्रीन वाला जो मैंने ग्रीन वाला बना रखा है ना, ये पर्वतीय वन की ही निशानी है, मैं उन्हीं को दर्शाते हुए साथ में चल जाऊं। अगर पर्वतीय वन का विस्तार की बात करेंगे तब आप लोगों को यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि भाई जो ये कश्मीर का इलाका है, अगर विस्तार की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कुछ अप्रोक्स आइडिया लगाना हो, अगर देश के हिसाब से लगाओ कुछ भी हो, तो आप लोगों को यहाँ उत्तरी हिमालय कह सकते हैं आप, या जम्मू कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका, उत्तराखंड के आसपास का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, इसके आगे से सिक्किम वाले राज्य में और अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसके अलावा आप इसे ये भी कह सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, ठीक है ना, असम की पहाड़ियों में और एमपी के पंचमढ़ी में। यहाँ भी कुछ अवशेष, ऐसा नहीं दोस्तों एग्जैक्ट यहीं पर है पर्वतीय वन, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पहाड़ी पर भी इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछे तो ये वाला इलाका है, और बीच बीच में भारत में कुछ कुछ जगहों पर इस टाइप के वन भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, इसका विस्तार की बात हो गई, भाई क्या क्या जगह पर है। अब बात आ जाती है कि इनको जो ये इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, ये मैंने पहले बता दिया, लेकिन इन वृक्षों की अगर विशेषताओं की बात करें तो इनकी हाइट होती है लगभग 15 से 20 मीटर, ठीक है ना, 15 से 20 मीटर तक इनकी इन पेड़ों की ऊंचाई होती है। जो ये वृक्ष होते हैं यहाँ पर वनों के, यहाँ ये जो वन है पर्वतीय वनों में, इनके जो वृक्ष होते हैं इनकी हाइट होती है 15 से 20 मीटर के आसपास। और इसके अलावा इनकी अगर बात करें लकड़ियां कैसी होती हैं, लकड़ियां इनकी मुलायम होती हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अब ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से वन होते हैं, वन और वृक्ष कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर स्थिति पूछ लेते हैं विस्तार और कौन कौन से वनों के बारे में बात करें। तो यहाँ आप लोगों को चीड़ के वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, देवदार के वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, फर और बर्च। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी वृक्ष थे उसके बारे में बात की, तो ये सिर्फ कहां पर मोस्टली, सिर्फ नहीं यूज करना है, ऑनली नहीं यूज करके, लेकिन मोस्टली आप लोगों को पर्वतीय इलाकों में ही देखने को मिलेंगे। क्या क्या नाम है, चीड़, देवदार, फर और बर्च। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया। पर्वतीय वनों की स्थिति ये है जो मैंने मैप में पूरी अच्छे से बता रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें तो इधर आ जाते हैं, एक नंबर पर इसे ले लिया, दूसरे नंबर पर इसे ले लेते हैं। इसकी बात करें दोस्तों, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्ण मानसूनी वन। ये मानसून में इसकी मानसून के टाइम की उष्णकटिबंधीय क्यों है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि वैसे तो भारत उष्णकटिबंधीय देश में, उसके बारे में क्यों आया कैसे, उसके बारे में जब मैंने जलवायु के बारे में बात की बताया तो उसमें विस्तार से बताया। लेकिन जो आप लोगों को पता है यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा के अंदर वाला विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक आप लोगों को पता है उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ पर कर्क रेखा निकल रही है, तो ये आसपास के इलाकाओं का ये बात हो रही है। हम लोगों ने पूरे हिमालय के क्षेत्रों की बात नहीं की है, ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या बात हो रही है। पहले आप लोगों को बता दूं मैप में, ये जो मैंने ब्लैक कलर में डैश डैश करके जो बनाए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो सीधा बना है, ये किसके लिए है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए मोस्टली यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों को अगर विस्तार की बात करेंगे तो ये इलाके होंगे। आप एग्जाम में आप इतना लिख सकते हैं कि इसका विस्तार की बात करेंगे तो इलाका ये हो गए। विस्तार में आप लोग क्या समझेंगे, भाई आप लोगों को पता है यहाँ पर यूपी है, ठीक है ना, कुछ इलाका एमपी का भी देखने को मिलेगा, बिहार का भी कुछ इलाका, झारखंड का भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना, उड़ीसा का भी मिलेगा, कुछ छत्तीसगढ़ का भी मिलेगा, कुछ पश्चिम बंगाल का भी मिलेगा। तो ये आप लोगों को विस्तार की बात कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर गंगा के मैदान का जो, ठीक है ना, आपको पता है गंगा का मैदान है यहाँ पर, तो गंगा नदी यहाँ से बहते हुए उत्तराखंड से होते हुए यहाँ पर बहते हुए आती है, तो ये गंगा के मैदान के आसपास का तराई और भाबर वाला एरिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई यहाँ पर वर्षा यहाँ पर आप लोगों को 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक एवरेज 100 से 2 सेंटीमीटर, कम नहीं होती है
बट एक मैक्सिमम से थोड़ा एवरेज पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्षा उष्णकटिबंधीय वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करना हो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का संबंध किसने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात नहीं कर, पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को साल, सागवान, शीशम और चंदन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी प्रजातियां देखने को मिलेगी वृक्षों की? साल है, सागवान है, शीशम और चंदन की। साल, सागवान, शीशम और चंदन की आप लोगों को वृक्ष की यहाँ पर पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन के यहाँ आसपास आप लोगों को वृक्ष की प्रजातियां देखने को मिलेगी। अगर इसकी बात करें तो आप लोगों को पता है, ये भी ध्यान रखना है कि जब ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ, जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, आप लोग खुद भी नोट करते हैं अपने आसपास के पत्ते झड़ने और पीले पड़ के पत्ते झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उन विशेषताओं को भी दर्शाता है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो जैसे गर्मी आती है तो क्या होते हैं, पीले होकर पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये आप लोग आम अपने आसपास भी देखते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को अगर बात करें कि भाई मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो अगर आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इनकी आर्थिक महत्व का होता है। ये जो पर्णपाती वन होते हैं, इनकी लकड़ियां हो, इनके जो कुछ भी हो, जो भी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज की, तो इनकी आर्थिक, अगर आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति की बात करें तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो कौन से किस प्रकार के वनों की होगी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इन वृक्षों की हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 से 35 मीटर की हाइट, समझ रहे ना। तो हाइट इन वृक्षों को अच्छी खासी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और अभी मैंने विस्तार की बात की है, मध्य गंगा का मैदान, तो आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो इसके आसपास के इलाके हो गए भाबर और तराई प्रदेश। इसके बारे में विस्तार से, भाबर और तराई के बारे में मैंने पहले ही बताया पूरा विस्तार से, जो गंगा के आसपास के क्षेत्रों में होती है, ऊपर से नदियां बहती है। नदियों वाले चैप्टर में भाबर और तराई के बारे में अच्छे से बताया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोगों को कर्नाटक, तो कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक का इसलिए हो गया, देखो ये दो डैश यहाँ पर भी देखने का, ओनली यहाँ पर नहीं है, थोड़ा यहाँ पर भी मैंने बताया। तो आप लोगों को महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। केरला में कुछ आप लोगों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी। जो ये मेन फैक्ट्स है सारे कवर कर रहे हो दोस्तों, आराम से आप लोग साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, और मोस्टली वो लिखा हुआ भी है, और साथ साथ कुछ नई चीज बोल रहा हूँ तो वो आप लोग अपडेट कर सकते हैं। आगे बात करें, आगे आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय, हम लोगों ने पर्णपाती वनों के बारे में बात कर दी है, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाले हैं आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, ये वाला, ये जो मैंने क्रॉस में रेड कलर से बता रखा है, ये सारे ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और ये वन आप लोगों को पश्चिमी घाट, ये जो इलाका आप लोगों को पश्चिमी घाट का है, ये मैंने पहले सारी चीजें इसके बारे में बताई है। तो पश्चिमी घाट के इलाकों में भी सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण होता है सदाबहार वन, मतलब बहुत सारे वन सदाबहार के रूप में होती है, मतलब फूल बाहर आई हुई होती है, मतलब उसका सबसे कारण है, मुख्य कारण की बात करेंगे यहाँ पर वर्षा, मुख्यतः वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर एवरेज, मैंने बताया 100 से 200। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वहां पर बहुत सारे, मतलब इतने सारे वन होंगे, मतलब आदमी को उस वनों में चलना तक मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें अगर बात करें वार्षिक वर्षा की, तो 200 सेंटीमीटर के आसपास इन वनों की वर्षा की बात होती है। टेम्परेचर है इनका 24 के आसपास रहता है। तो इन वनों के देखो आप लोगों को पता है कि ये वाला एरिया में आप लोगों को एरिया कौन कौन से इसका विस्तार किए हैं, तो इसका विस्तार आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके विस्तार में आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका महाराष्ट्र में भी रोल है, गोवा में भी है, कर्नाटक, केरला में भी है, कुछ कर्नाटक में है, तमिलनाडु में भी है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल का भी है, असम का भी है, कुछ अरुणाचल प्रदेश का भी है, नागालैंड का भी है, ठीक है ना, मणिपुर का भी है, मिजोरम का भी है, त्रिपुरा का भी है, और मेघालय का भी है। तो इन राज्यों में इनका विस्तार है, ठीक है ना। मैंने सारे लिखे नहीं, आप लोग जैसे जैसे मैंने बोले हैं वो लोग लिख सकते हैं विस्तार करके, ठीक है ना। मैप में आप लोगों को लोकेट करना ऐसे आना चाहिए ताकि आराम से आप लोग एग्जाम में इजीली क्या रिकॉल कर पाए, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सघन और ऊंचे वन देखने को मिलेंगे 30 से 60 मीटर तक की आप लोगों को ऊंचाई वाले, क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है, ठीक है ना, यहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और यहाँ आप लोग पश्चिमी घाट पूरा बना हुआ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां बनी हुई है, ठीक है ना। इस पर बहुत सारी चोटियां भी है। तो क्या होती है, वर्षा होती है, जमीन से टकराती होती है, इन्हीं के ऊपर ज्यादा वर्षा हो जाती है, इसलिए अधिक वर्षा का कारण यही है।
जो मानसून के बारे में जब मैंने इसको इनके बारे में पढ़ा है तो आप लोगों को पता है मानसून का आगमन आते ही ये पहाड़ों से टकराता है, एडियाबैटिक प्रेशर के कारण क्या होगा, ये अपने ताप ह्रास के कारण क्या होगा, सारी वर्षा यहीं गिर जाती है, ठीक है ना, नमी की कमी हो जाती है। तो ये दोनों स्थिति वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पठारी भाग है, तो क्या हो गया, मानसून का आगमन आगे उसके सामने कुछ आता है तो क्या होगा, ऊपर से जाने की कोशिश करता है। तो एडियाबैटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, वो अपने ताप ह्रास के कारण नमी को वही आर्द्रता को वही छोड़ देते हैं और पर्वतीय इलाकों में वर्षा हो जाती है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला इलाका है, ये भी ध्यान रखना है। अधिकतम सदाबहार वन में ही वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो आगे आप लोगों को सूर्य प्रकाश का भूमिगत नहीं होना। तो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि भाई यहाँ पर इतने सारे घने वृक्ष मिलेंगे, ठीक है ना, तो अंदर आदमी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर तक है ना, जमीन तक धूप भी नहीं पहुंचती, समझ रहे ना, इतने घने ऊपर से घिरे हुए पेड़ होते हैं कि भाई अंदर ऊपर से सूर्य उग भी रहा है तो नीचे अंधेरा टाइप ही मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश का भूमिगत नहीं होना है, सही मैंने 2 बार लिख लिया है। अगर विस्तार की बात करें तो आप लोगों को अंडमान निकोबार में भी ये स्थिति मिलेगी, क्योंकि अंडमान निकोबार भी एक द्वीप के रूप में, क्योंकि वहां पर भी मानसून का यह संबंध होता है। मानसून के बारे में तो पूरा दोस्तों, अगर आप लोगों ने मानसून वाला वीडियो अच्छे से देखा है, मैंने उसमें 7 वीडियोस बनाए, उसके पॉइंट टू पॉइंट एक भी आपका पॉइंट कवर अगर नहीं होता है उसमें, आराम से आप लोगों को प्लेलिस्ट में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं। वो बहुत शानदार टॉपिक है, आराम से समझने की चीज है जो हमारी व्यवहारिक लाइफ में भी काम आती है। आगे अगर बात करें आप लोगों को, यहाँ पर अगर वृक्षों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रबड़ भी देखने को मिलेगा, महोगनी है, एबोनी है, सिनकोना है। तो इस प्रकार के वृक्ष प्रजाति आप लोगों को किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। ये आप लोगों के इसमें क्या अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में मिलते हैं, अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये आप लोगों को पता है कर्क रेखा है, ठीक है ना। तो ये इलाका क्या हो गया, विषुवत रेखा से कर्क रेखा मध्य सूर्य का लंबवत विचलन होता रहता है, ठीक है ना। 21 जून 21 दिसंबर वो चलता रहता है, 22 दिसंबर के आसपास में। तो आप लोगों को समझना है कि जो उष्णकटिबंधीय इलाका तो हो गया, लेकिन आर्द्र क्यों होता है, आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय इलाका में बारिश ज्यादा होती है। तो बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है, पर्वतीय इलाके वहां पर गर्म हवा टकरा कर क्या होगा, बारिश कर रही है, तो ये जो इलाके होंगे आर्द्र होंगे ना, आर्द्र तो होंगे, तो टेम्परेचर वहां पर हाई भी रहता है और बारिश के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। अब आ जाते हैं डेल्टाई वन के बारे में। किसके बारे में, डेल्टाई वनों के बारे में बात करें तो डेल्टाई वन है, आप लोगों को एरिया वाइज देखा तो आप लोगों को डेल्टाई वन है, या जिसे आप लोग मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, या दलदली वन भी बोलते हैं, या ज्वारी वन भी बोलते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में बता रखे हैं, ये साइड में मैंने ब्लैक कलर में जो मोस्टली जगह थी वो बता दी आप लोगों को। यहाँ गुजरात में भी ये जो ज्वारी वनों की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि गुजरात दूसरे नंबर पर है। अगर मैंग्रोव वनों की अगर बात करेंगे मैक्सिमम टू मिनिमम की और बढ़ेंगे, तो मैक्सिमम आप लोगों को मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे, फिर कुछ यहाँ आप लोगों को हो सकता है गुजरात में, और फिर पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में, ठीक है ना, तो देखने को मिल जाएंगे। तो डेल्टाई वनों की बात करें तो आप लोगों को यहाँ के वन होते हैं गहन और बड़े होते हैं, जो मतलब बड़े होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में गहन होते हैं। इनका विस्तार की बात करें तो आप लोगों को गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, समझ रहे ना, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के आसपास भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, यहाँ वाले इलाकों में आप लोगों को इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा महानदी, आप लोगों को पता है यहाँ से बहते हुए महानदी आती है, तो ये जो इलाके हैं, ठीक है ना, ये महानदी वाले इलाके हैं, डेल्टा इलाके है ना। डेल्टा वन क्या हो गया, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है वो सारी चीजें बता रखी है मैंने। क्लियर हो गया। एक बार में डेल्टा का निर्माण, जैसे ये नदी आ रही है अपने मुहाने पर, क्या होता है, जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है ना, तो ये मुहाने में, जैसे ये मान लो मुहाना है, समुद्र का मुहाना है, तो समुद्र में प्रवेश करेगी। ऐसे मान ले ये महानदी आ रही है, तो ये क्या करती है, जो अपने साथ पोषक तत्व हो, घात हो, सभी प्रकार के तत्वों को साथ लेकर क्या हो रही है, यहाँ ये छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा गाद इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग धाराओं में, छोटी छोटी धाराओं में स्लो हो जाती है और कुछ इस प्रकार फैलाव हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये डेल्टा क्षेत्र होता है, जहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा वनों, उन्हीं वनों की बात हो रही है, ठीक है ना, जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। डेल्टा का निर्माण कहाँ हो रहा है, जब नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही है, तो अपने साथ जो भी गाद अवसाद लेके आई है, वो वहीं पर नदी के थोड़ा पहले छोटी छोटी धाराओं में बहकर वहीं पर फैला देती है, तो उनके तटीय इलाकों पर समुद्र के, तो ये डेल्टा भाग हुए। तो ये डेल्टा है ना, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना। डेल्टा वन है जो, ये इन्हीं डेल्टा पर ही इन्हीं वनों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, उत्पत्ति हुई है। अब आगे बढ़ते हैं।
कृष्णा नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी आप लोगों को पता है, ये है कृष्णा और गोदावरी नदी, इन्हीं के मुहान है। नदियों के बारे में आप लोगों को पहले अच्छे से पता है, इसलिए आप लोग आराम से समझ सकते हैं। इसके अलावा कावेरी नदी, ठीक है, सॉरी कावेरी नदी यहाँ है, ठीक है ना, ये जो इलाका कावेरी नदी होगी, अंडमान और निकोबार में भी ये स्थिति आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, ये डेल्टा इवाना की स्थिति है। सिंपल तरीके से, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, मैप में देखिए आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं मरुस्थलीय वन। अपन के राजस्थान की सबसे पहले बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को धरती धोरा रही, सब जगह क्या दिखेंगे, धोरे दिखेंगे। तो धोरे होंगे तो समझ लो कि धोरे क्यों है। अगर अच्छी खासी बारिश हो रही तो धोरों की तो ऑटोमेटिक कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दिनों दिन धोरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मोस्टली अपन लोग देखेंगे ये जो पश्चिमी इलाका है राजस्थान का, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को पूरे जैसलमेर के आसपास के इलाकों में यहाँ धोरे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी अगर बात करें, मुख्यतः लकड़ी होती है, ईंधन के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है ना, मुख्यतः ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप लोगों को बबूल के वृक्ष है, खेजड़ी है, खजूर है और नागफनी देखने को मिले। ये जो वृक्ष होते हैं ये सारे के सारे कम वर्षा में भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको वनों की उपस्थिति है। नॉर्मल दूसरे वन आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसलमेर साइड में जाके देखोगे ना आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को खेजड़ी मिल जाएगी राजस्थान में, ठीक है ना। इसके अलावा बबूल भी देखने को मिल जाएगा, खजूर भी मिल जाएगा, बहुत डिगे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को नागफनी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी जो वृक्षों की प्रजातियां मोस्टली उनके जलवायु अलग है, तो वो यहाँ पर आप लोगों को मुश्किल से न के बराबर देखने को मिलेगी। तो समझ सकते हैं जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति पर क्या इफेक्ट हो रहा है। पर लोग पूरे भारत की अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग लोकेशन में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को सभी जगह वेरिएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। समानता आप लोगों को बहुत मुश्किल से न के बराबर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्षा की बात करें 50 सेंटीमीटर। अगर बात करेंगे भारत में मिनिमम वर्षा का क्षेत्र भी कौन सा है, ये वाले इलाके, राजस्थान का पश्चिमोत्तर वाला भाग है। यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम 50 सेंटीमीटर आसपास वर्षा देखने को मिलेगी। अगर इन वृक्षों के विस्तार की बात करें, कौन से वृक्षों की, मरुस्थलीय वन के, ठीक है ना, ये कंटीलेवन भी बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो कांटेदार होते हैं। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये वाले इलाके, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, थोड़ा गुजरात के आसपास का भी देखने को मिलता है, हरियाणा के कुछ आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलता है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है ना। हम लोगों ने 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की बात की, तो वहां की स्थिति अलग थी। अब हम लोग 50 सेंटीमीटर की वर्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग है। तब उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पढ़ा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनेंगे। शुष्क वन, जहां पर एक ऑन एवरेज वर्षा होगी लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर, थोड़ी 50 से एबो कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ की जो लकड़ी होती है ना, आर्थिक रूप से क्या होती है, मूल्यवान होती है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो जरूरत की जगह होती है तो इन लकड़ियों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है, जहाँ पर शीशम हो, बबूल हो और चंदन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। मोस्टली इस प्रकार की स्थिति में कौन से होंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जहां पर न के बराबर वर्षा भी नहीं है, न से थोड़ी ऊपर कह सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना, ऑन एवरेज की या थोड़ी नीचे आसपास कह सकते हैं। तो इसका विस्तार, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की बात करें तो इसका विस्तार आप लोगों को कहां पर है, ये वाला भाग, समझ रहे ना। ये जो मैंने रेड कलर में ये लाइनें खींच के बता रखा है, तो इसका जो विस्तार है आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई पंजाब हरियाणा के आसपास का इलाका, चंडीगढ़ है, राजस्थान का कुछ इलाका, दिल्ली हो गया, ठीक है ना, यूपी का कुछ इलाका हो गया, आगे आप एमपी में आ जाइए, एमपी के बाद आप लोग, ठीक है ना, ये एमपी का आ जाएगा, झारखंड का कुछ इलाका हो गया, ठीक है ना, कुछ छत्तीसगढ़ का हो रहा है, कुछ आंध्र प्रदेश का हो रहा है, कुछ तेलंगाना का हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्या महाराष्ट्र का भी हो रहा है, तो आगे कुछ कर्नाटक का भी देखने को मिलेगा, तो इसके अलावा कुछ तमिलनाडु का भी देखने को मिलेगा। तो ये विस्तार की स्थिति है जिसमें आप लोगों को एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले राज्यों में देखने को मिलेगा। और ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पर पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि ये लगभग पर्णपाती है, यहाँ पर वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है इससे, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी कम होती है, लेकिन गर्मी आते ही ये भी पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है ना। ये स्थिति अपन के आसपास राजस्थान के है ना, अपन तो राजस्थान में ये क्योंकि अपन पश्चिमोत्तर में ये कितने 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है पश्चिमोत्तर भाग में, लेकिन यहाँ पर होती है दूसरे वाले भाग में थोड़ी ज्यादा होती है, 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन देखने को मिलेंगे। तो ये जो दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति थी भारत की, वो मैंने अच्छे से बता दी आप लोग, एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में
अच्छे से कवर हो सकते हैं। अगर आप लोगों को हो सकता है कुछ चीजें मेरे द्वारा नहीं बताई गई या छूट गई हो या करंट में कोई अपडेट करना हो तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना के उसके साथ अपडेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो अपन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।